संस्कृत व्याकरण के श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे पूर्वकृत प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत आने वाले इन प्रत्यय के संदर्भ में। इसके पहले हम लोगों ने 3 प्रत्ययों पर विचार किया था जो पूर्वकृत प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत हैं। प्रत्यय का प्रकरण पिछले 15 दिनों से चला आ रहा है और उसके अंतर्गत हम लोगों ने कृत्य प्रक्रिया के 5 प्रत्ययों को पहले देखा था और इसके बाद पूर्वकृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले 3 प्रत्ययों के रुल प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय और ल्यु प्रत्यय, इन 3 को देख लिया है। अब इसके बाद चौथे नंबर का प्रत्यय है णिनि। लिखा हुआ है णिनि प्रत्यय पूर्वकृत प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत। ये क्रमानुसार सारे प्रत्यय यहाँ बताए जा रहे हैं और क्या कुछ विशेषताएं हैं और कौन से सूत्र हैं जो पाणिनीय अष्टाध्यायी के अंतर्गत हैं और इन पर विशेष रूप से लागू होते हैं। कभी कभी लघु सिद्धांत कौमुदी से व्यतिरिक्त सूत्रों पर भी जाना पड़ता है तो उनके लिए अष्टाध्यायी में गमन करना पड़ता है। क्या विशेषता है णिनि प्रत्यय की? ये सब कई बिंदुओं में यहाँ रेखांकित है। पहला है अनुबंध लोप के पश्चात इन शेष रहता है। णिनि में णकार है और फिर इकार है और फिर न है और न में लगा हुआ ई है, तो इसलिए न ई इतना है। अब यहाँ इन शेष रहता है, इसका मतलब 2 वर्ण रहते हैं, 2 वर्ण लुप्त हो जाते हैं। तो जो 2 वर्ण लुप्त होते हैं उनमें पहला है ण। ण की चुटु सूत्र से संज्ञा हो जाती है। चुटु चुश्च टुश्च इति चुटु माने च वर्ग च झैया और ट वर्ग ट ढ ये हो गए 10। ये 10 अगर किसी प्रत्यय के आदि में विद्यमान है तो उपदेश की अवस्था में इनकी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से इनका लोप हो जाता है। इस प्रकार से लोप हो करके इसमें णकार का लोप होकर इन बचता है। जब इन बचता है तो ये जो ह्रस्व इकार दिख रहा है इसमें आधा कटा चंद्रमा और बिंदी लगी हुई है। तो यह जो अनुनासिक ई है, अनुनासिक ई माने ई, तो ये ई की उपदेशक अनुनासिक सूत्र से संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप से इसका भी लोप हो जाता है। तो इसलिए केवल इन भर शेष बचता है और यह इन धातुओं से जुड़ जाता है तो शब्द निष्पन्न हो जाता है। तो इसलिए पहला स्टार लगा तथ्य है अनुबंध लोप के पश्चात इन शेष रहता है। तो इसलिए 2 वर्ण लुप्त होने के बाद यहाँ इन शेष रहता है, यही धातु से जुड़ेगा। दूसरा कर्तर्थक प्रत्यय है। ये बात पहले से ही सुनते देखते चले आ रहे हैं कि जो कर्ता अर्थ है माने वाला अर्थ है, इसी अर्थ के प्रत्यय ये ज्यादातर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये प्रत्यय सामान्यतया कर्तर्थक है माने वाला अर्थ में लगता है, करने वाला, पढ़ने वाला, हंसने वाला, जाने वाला, इस अर्थ में जुड़ता है। वृद्धि दिखाई पड़ती है, वृद्धि का कारण नृत्य है, तो इसलिए यहाँ जो वृद्धि है उसकी स्थिति बराबर दिखती रहती है। तो इसलिए जहाँ भी णकार की संज्ञा रहती है या इंकार की इया की संज्ञा रहती है वहाँ अचोर्णित सूत्र से आदि अच की वृद्धि हो जाती है। इसलिए यहाँ भी वृद्धि रहेगी क्योंकि णकार की संज्ञा यहाँ है। आकारांत धातुओं से युग का आगम होता है, युगागम सन्निहित रहता है। युग का आगम माने जहाँ यह शेष रहता है ऊ और क का लोप हो जाता है, तो इसलिए यह जुड़ जाता है। कहाँ? आकारांत धातु से। जब धातु के अंत में आ रहे, जैसे दा धातु है, स्था धातु है, आकारांत धातु है ये, तो इसलिए इनमें युग का आगम होता है, यह जुड़ जाता है धातु के बाद। ग्रहयादि गण वाली धातुओं से इसका संयोजन किया जाता है। ये सूत्र पहले आ चुका था नंदिग्रह पचादिन्यो लड़न्यचः, जिसने कहा था नंदादिगण वाली धातुएं, इन धातुओं से यु प्रत्यय, ग्रहादिगण वाली धातुओं से णिनि प्रत्यय और पचादिगण वाली धातुओं से अच प्रत्यय हुए। तो यहाँ नंदी, ग्रही और पच, इन सब से ये क्रमशः 3 प्रत्यय ल्यू, ऋण और अच ये हुए। तो इसलिए नंदिग्रह पचादिन्यो लड़न्यचः, इसमें 3
प्रत्यय आ गए थे, तो इनमें इन के लिए यहाँ है कि ग्रह्यादिगण वाली धातुओं से, तो जहाँ ग्रह्यादिगण है उनमें ये प्रत्यय णिन प्रत्यय लगे। देख लीजिए, उदाहरण है ग्रह धातु से णिन प्रत्यय लगा, तो णिन प्रत्यय का इन जुड़ता है और ग्रह से इन जुड़ता है तो ग्रहिण बनता है। जब ग्रहिण बनता है तो अचोण्डित द्वारा आदि अच की, माने पहले अच की, पहला अच है ग्रह में लगा हुआ, तो इसलिए यह जो है इसकी वृद्धि हो जाती है। तो जब वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा ग्रहिण से ग्राहीण, ऋण का इन जुड़ा और ग्रह में लगा इन, ग्रहिण बना, आदि अच की वृद्धि हुई, ग्राहीण बना। अब ये ग्राहीण प्रातिपदिक है या मूल शब्द है, इसका रूप चलेगा तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग में चलेगा ग्राही, ग्राहिणो, ग्राहिणः, ग्राहिणम, ग्राहिणो, ग्राहिणः, सातों लिंगों के सातों विभक्तियों के सभी वचनों में। ग्राही माने पकड़ने वाला। स्त्रीलिंग में चलेगा ग्राहिणी, ग्राहिण्यो, ग्राहिण्यः, नदी की तरह सातों विभक्तियों के सभी वचनों में। इसी तरह नपुंसक लिंग में चलेगा ग्राही, ग्राहिणी, ग्राहीण, वार की तरह सातों विभक्तियों के सभी वचनों में। तो इस प्रकार से ग्राही माने पकड़ने वाला, ग्राहिणी माने पकड़ने वाली, ग्राही माने पकड़ने वाला कोई नपुंसक पदार्थ, नपुंसक वस्तु। तो इसलिए ये त्रिलिंगी शब्द दिखाई पड़ता है और इससे णिन प्रत्यय का प्रयोग देखा जाता है। तो ये प्रातिपदिक है या कुछ लोग इसको मूल शब्द भी कहते हैं, इसी के ये रूप है। अब आजकल जब परीक्षा में पूछा जाता है तो कह देता ग्राही में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रश्नप्रष्टा की मूर्खता प्रत्यक्ष होने लगती है। किंतु क्या करेंगे, आप तो प्रतियोगी हैं, तो इसलिए आपको तो करना ही है, वहाँ भिड़ना है नहीं। अतएव आप जाने कि ग्राही के बाद जो प्रत्यय के चार विकल्प रहते हैं वो कृत प्रत्यय वाले रहते हैं, तो उसी से छांट लें कि इसमें णिन प्रत्यय है। कायदे से उसको अगर कहें कि ग्राही में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रथमा एक वचन वाला सुप्रत्यय, इसको उसको कहना चाहिए कि ग्राही में कौन सा कृत प्रत्यय है, तब आप कहेंगे कि णिन प्रत्यय। तो इसलिए, किंतु अगर वह अवधानता वह नहीं कर रहा है, अनवधान है, तो आप भी अनवधान न हो, आप समझ बूझ करके ही उत्तर दीजिए, जानते रहिए पर बर्ताव सही हिसाब से करिए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। इसी तरह से तमाम सारे शब्द हैं जो ग्राहीण के फार्मूले पर चलते रहते हैं, उस तरह से दिखाई पड़ते रहते हैं। जैसे है स्थायीन, तो स्थायीन में स्था धातु है, स्था माने रुकना। कुछ लोग कहते हैं स्था माने बैठना, तो तय मूर्खा संति, तो इसलिए स्था माने बैठना नहीं होता, रुकना होता है, ये ध्यान रखेंगे। तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति रूप चलता है इसका। णिन प्रत्यय लगा, स्था आकारांत धातु है, इसलिए आतो युक्त चिण कृतो ये सूत्र आया है। तो आतो युक्त चिण कृतो के द्वारा आकारांत धातु से युक्त का आगम हो जाए, चिण प्रत्यय या कृत प्रत्यय या प्रत्यय अगर बाद में हो तो यहाँ णित प्रत्यय दिखाई पड़ रहा है। अतएव यहाँ पर युग का आगम आतो युक्त चिण कृतो, सूत्र इसके पहले बता चुका हूँ। तो इसलिए ज्यादातर प्रतियोगी इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो बात हम एक बार कह देते हैं बार बार उतनी ही गहराई से नहीं बताते। तो इसलिए अगर जानना है तो पीछे वाले प्रत्यय पर जाएं, उसमें उस सूत्र का डिटेल है, इसमें इस सूत्र की केवल चर्चा सामान्य रूप से कर दे रहा हूँ बस। तो इसलिए आतो युक्त चिण कृतो से यहाँ स्था के बाद यह आया, युक आया है। युग में जो उकार है उसकी उपदेश से जन्मवाची की सिद्ध संज्ञा और ककार की हलंतम सिद्ध संज्ञा तसिलोप सिलोप, यह भर शेष बचा। ऐसे यह में इन लगा, इन जब इन लगा तो बन गया स्थायीन। स्थायीन ये प्रातिपदिक है, इसका रूप तीनों लिंगों के सभी तीनों लिंगों में चलेगा, सभी विभक्तियों सभी वचनों में। अब एक शब्द हमने लिख दिया स्थायीन, आगे पुल्लिंग में लिख दिया स्थायी, जो कायदे से आपके की परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो इसलिए इस हिसाब से एक एक शब्द
पुल्लिंग का प्रायः प्रथमा एक वचन वाला लिख दिया गया है। अब आगे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के जो रूप चलेंगे वे इसी ग्राहीन की तरह चलेंगे, तो इस हिसाब से आगे वाला भी बना लीजिए। तो इसलिए ये स्थायी शब्द है जिसको पुल्लिंग में स्थायी स्थायिन रूप बनता है। तो आतो युक्त चणकृतो ये सूत्र जरूर ध्यान में बनाए रखिएगा। तो आपका हो गया स्थायी माने रुकने वाला, ग्राहीन पकड़ने वाला। तीसरा है उष्ण भोजी, उष्ण माने गर्म, भोजी माने खाने वाला। तो ये गर्म खाने वाला, इसका किस सूत्र से णिन प्रत्यय इसमें लग जाएगा? नंदिग्रही पचादन्यो लड़न्य चाह माने ग्रही धातु में अगर ये नहीं आएगा तो कैसे लगेगा? इसमें तो उपपद भी है, तो उपपद वाली कोई शर्त होगी तो उसके लिए सूत्र आया। क्या सूत्र आया? सुप्य जातौ ऊर्ण निस्ताच्छील्ये, का सुप्य जातौ ऊर्ण निस्ताच्छील्ये, ये कह रहा है ताच्छील्ये माने तच्छील अर्थ का द्योतन हो रहा हो। तच्छील माने स्वभाव, उसका यह स्वभाव है। तत्धनशीलः तच्छील, तो इसलिए उसका यह स्वभाव है। माने स्वभाव बताने में ऋण प्रत्यय का प्रयोग हो किससे? अजातौ माने जातिवाची अगर कोई सुप पहले विद्यमान न हो, अर्थात पहले एक ऐसा शब्द हो जहां ऋण लगे, उस शब्द के पहले वाला एक शब्द हो और वह शब्द जातिवाची न हो। तो अगर जातिवाची सुप माने जिससे बना हुआ सुप से बनता है पद, तो पूर्व पद जहां जातिवाची न हो, ऐसी स्थिति में तच्छील माने स्वभाव अर्थ में ऋण प्रत्यय हुए। जैसे तीसरा है उष्ण धन भुज धन ऋण, तो यहाँ भुज माने खाना, इससे ऋण प्रत्यय तच्छील अर्थ में लगा, स्वभाव अर्थ में। और पहले जो शब्द है वो लगा हुआ है उष्ण, ये उपपद है। उष्ण की कोई जाति नहीं होती, यह तो उष्ण माने गरम, गरम एक गुण है। तो गुण और जाति दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए कि वह गरम कुछ देर बाद ठंडा भी हो जाएगा, जबकि जाति तो हमेशा बने रहने वाला नित्य पदार्थ है। तो इसलिए जो ये गुण है ये जाति से पृथक अवस्था वाला है। तो अतएव ये जो उष्ण है ये गुण है और भुज धातु के साथ लगा है, तो यहाँ जाति अजात माने जातिवाची स्थिति से पृथक है ये, और इसलिए भुज धातु से ऋण प्रत्यय तच्छील अर्थ में आया। तो यहाँ जो भुज का ऊ है, ऊ को यहाँ ओ हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य। तो इसलिए उपधा में अगर ई ऊ है, री है, तो ऐसी स्थिति में उसे गुण हो जाए। तो यहाँ भुज का भोज हो गया और ऋण का इन लग गया, बन गया उष्ण भोजन। जब उष्ण भोजन बना तो इसका रूप चला उष्ण भोजी, उष्ण भोजिन, उष्ण भोजना पुल्लिंग में। इसी तरह स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में ग्राहिणी और ग्राही की तरह आम चल जाएगा। तो इस तरह से उष्ण भोजी मन गर्म खाने वाला, ज्यादातर टीकाकार यही बता बैठेंगे। अब कुंजी उंजीकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए यह ध्यान रखिए कि उष्ण भोजी माने गर्म खाने वाला नहीं, गर्म खाने के स्वभाव वाला। क्योंकि अगर गर्म खाने के स्वभाव वाला नहीं होगा तो इस सूत्र से ये ऋण प्रत्यय आएगा ही नहीं। तो इसलिए उष्ण भोजी में दे देगा हायर एजुकेशन लेक्चरशिप कि उष्ण भोजी का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है। पहला दे देगा गर्म वस्तुओं को खाने वाला, दूसरा दे देगा गर्म वस्तुओं को खाने के स्वभाव वाला, तीसरा दे देगा उक्त दोनों ही सही है, चौथा देगा इनमें से दोनों ही गलत हैं। तो ज़्यादातर लोग वही तीसरा वाला दोनों ही सही हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करिए और सूत्रों को दिमाग पर जरूर बैठाइए। तो इसलिए कुंजी काहे को लंबी बात लिखेगी, इसलिए वह तो आपको केवल खींचने के लिए आकर्षण भर पैदा करेगी। तो इसलिए आप खींच गए, आपसे चूसा पैसा, उसको क्या करना है कि एक परीक्षा में आप गिरे तो फिर 5 साल बाद ही अवसर आएगा। आप जितनी बार गिरेंगे उतनी बार आप दाता बने रहेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि उष्ण भोजी माने गर्म खाने के स्वभाव वाला, न कि गर्म वस्तुओं को खाने वाला। आगे आगे है दर्शनीय मानी।
दर्शनीय मानी में कहते हैं मन धातु जो दिवादिगणी हो, यहाँ सूत्र है मना, माने मन धातु श्रेणी हो जाए, उपपद रहते, माने अगर पहले कोई शब्द है तब मन धातु श्रेणी प्रत्यय हो कर्ता अर्थ में, और मन धातु दिवादिगणी हो। अब यहाँ ग्रह्यादिगण से काम न चलता, इसलिए कि इसमें उपपद नहीं लगता, और यहाँ मन से उपपद लगा पाया गया है। भाषा भाषा पहले बनी है, व्याकरण बाद में बना है, इसलिए तदनुसार हम पल्लवित हैं, लिहाजा उस पर ध्यान देने के लिए बाध्य हैं। तो नया कानून गढ़ा पाणिनि ने कहा मन है, माने दिवादिगणी जो मन है, इसका मतलब मन धातु दो गणों की है, दिवादिगणी और तनादिगणी। जो तनादिगणी धातु है उसका रूप चलता है मनवते मनवेते मनवंते, और दिवादिगणी मन का रूप चलता है मन्यते मन्यते मन्यन्ते। तो इसलिए दोनों का रूप ध्यान में बनाए रखिएगा। तो दिवादिगणी मन धातु से उपपद पूर्व में विद्यमान रहते ऋण प्रत्यय कर्ता अर्थ में हो गए। चौथा उदाहरण दर्शनीय मानी, दर्शनीय उपपद है, उससे दिवादिगणी मन धातु से ऋण प्रत्यय लगा और बन गया दर्शनीय मानिन। और जब रूप चला पुल्लिंग में दर्शनीय मानी, दर्शनीय मानिनौ, दर्शनीय मानिनः, इस तरह से रूप चलने लगा। माने दर्शनीय मानी, दर्शनीय माने देखने योग्य, अर्थात सुंदर, सुंदर समझने वाला, सुंदर मानने वाला, उसे कहते हैं दर्शनीय मानी। इसी तरह अगला सूत्र है आत्म माने खश्च, कह रहा है कि वही मन धातु, अगर वही मन धातु दिखाई पड़ रही हो तो उससे भी ऋण प्रत्यय हो जाए। अगर उपपद हो, और क्या उपपद हो, तो कहा करता है अगर कर्म भी हो रहा हो, ऐसा शब्द उपपद हो तो मन धातु से खस प्रत्यय और ऋण प्रत्यय दोनों ही हो जाए। तो कहा मन धातु से दो प्रत्यय हो, खस च, खस प्रत्यय और च माने ऋण प्रत्यय, इसका प्रसंग ही चल रहा है। कहा मन धातु से ऋण प्रत्यय और खस प्रत्यय दोनों हो, कब? आत्म माने जब कर्ता कर्म हो जा रहा हो, अर्थात स्वयं को मानने की बात हो, तो ऐसी स्थिति में मन धातु से ऋण प्रत्यय हो जाए। जैसे पंडित मानन, पंडित उपपद है, मन धातु से ऋण प्रत्यय लगा तो बना पंडित मानन, आत्मानम पंडितम मन्यते इति पंडित मानन। कहा कि अपने को पंडित मानता है, इसलिए उसको पंडित मानन कहते हैं। ये प्रातिपदिक है। और जब रूप चलेगा पुल्लिंग में तो पंडित मानी, पंडित मानिनौ, पंडित मानिनः, आत्मानम पंडितम मन्यते इति पंडित मानी, अपने को पंडित समझने वाला, यह आत्ममान है। तो अपने को समझने वाला अर्थात जो सामान्यतया पंडित है, करता है, वही कर्म भी हो रहा है। आत्मानम पंडितम मन्यते, तो पंडितम द्वितीया हो गई, तो इसलिए कर्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में पंडित मानने वाला यह अर्थ हुआ, तो यहाँ आत्म माने खच, इसका प्रयोग हुआ तो बन गया अपंडित मानी। इसी तरह से अगला सूत्र है करणे अजह का, अगर पूर्व उपपद करणवाची हो तो यज धातु से ऋण प्रत्यय लग जाए और वह यज धातु कर्ता अर्थ में हो, लेकिन भूतकाल की क्रिया का वाचक हो। ये दो तीन शर्तें इसमें हैं। तो इसलिए कहो करणे अजह, करणे माने करणवाची उपपद पहले हो, पहला शब्द करणवाची हो, तो यज धातु से कर्ता अर्थ में ऋण प्रत्यय हो, किंतु वह यज धातु भूतकाल की क्रिया की व्यंजना कर रहा हो, तो इसलिए भूतकाल वाली शर्त भी यहाँ विद्यमान रहती है। तो इसलिए यहाँ शब्द बना सोमधन यज धन ऋण, और मिलकर बनाया गया सोमयाजन, सोमेन यजे, सोमलता है तो सोमलता से यज्ञ आदि का कार्य किया जाता है। तो सोमलता के द्वारा यज्ञ को संपन्न कर चुका, सोमलता
को का यजन कर चुका। तो कर चुका माने भूतकाल के अर्थ में ऐसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। तो यह सोमेन, सोमेन में यह तृतीया माने करणवाची स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो बन जाएगा सोम धन यज धन ऋण, यज में ऋण लगा, यह आदि यज की वृद्धि हो जाएगी सोमयाजन। और पुल्लिंग में सोमयाजी, सोमयाजिनो, सोमयाजना, इस तरह रूप चलेगा। सोमयाजी माने सोम लता के द्वारा यजन का कार्य संपन्न कर चुका व्यक्ति। तो इसलिए वह जो कार्य संपन्न कर चुका है इस अर्थ में यज धातु से आता है। तो इसलिए अब हायर एजुकेशन में तो जरा से अंतर पर सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन बिंदुओं पर ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सोमयाजी दिया तो वहाँ यज धातु किस अर्थ में है, तो वहाँ एक तो कर्ता अर्थ है और दूसरा भूतकालिक क्रिया का अर्थ भी व्यवहारित है। अन्यथा बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि अगर इतना न होता तो अन्य शब्दों की तरह अन्य उदाहरण अन्य सूत्रों से भी काम चल सकता है, किंतु ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह नंदिग्रह पचादन्योलन्यचाह सुप्रजातो वर्णिस्ताच्छील्ये मनः आत्मानि खश्च और कर्ण यजा, ये सूत्र है और इन सूत्रों के द्वारा यहाँ ऋण प्रत्यय का संयोग किया जाता है। अब दो शब्द और हैं जो उस गण के अंतर्गत नंदिग्रह पचादिन्यो लड़न्यचाह में जो ग्रहयादि गण है उसके अंतर्गत परिगणित हो सकते हैं। जैसे क्री धातु है, क्री धातु से ऋण प्रत्यय लगा और यहाँ आदि एच की वृद्धि हो गई तो री को आर के बजाय आर हो जाता है, और जब आर हो जाता है और बाद में इनका ई स्वर है, व्यंजन है नहीं, इसलिए जल तुम्बिका न्याय का प्रयोग नहीं हो पाता। तो पानी में सूखी लौकी चाहे जितना नीचे डाल के छोड़ दीजिए ऊपर ही भागती है, तो वह रेप तब सहिष्णु होता है जब बाद में व्यंजन रहता है, किंतु यहाँ तो व्यंजन के बजाय स्वर है इसलिए ऊपर भागा नहीं, ऊर्ध्वगमन हुआ नहीं। तो इसलिए यहाँ क्रिसैनिन लगने पर कारिन शब्द निष्पन्न हो गया। अब ये कारिन मूल शब्द है, यहाँ प्रातिपदिक है, इसका रूप चलेगा तीनों लिंगों के सभी विभक्तियों के सभी वचनों में। तो पुल्लिंग में चलेगा कारी कारिणो कारिणा कारिणम कारिणो कारिणा, इस तरह से सभी विभक्तियों में। स्त्रीलिंग में कारिणी कारिणी कारिणी, यहाँ चलेगा नदी की तरह। नपुंसक लिंग में कारी कारिणी कारिणी वार की तरह चलेगा। ठीक इसी तरह से मंत्र धातु भी है और मंत्र धातु से भी ऋण प्रत्यय हो जाता है, तो उससे ऋण प्रत्यय लगेगा तो इन जुड़ जाएगा और बन जाएगा मंत्रन, और इसमें भी उसी तरह से रूप संचालन होगा। मंत्रन प्रातिपदिक है और पुल्लिंग में मंत्री मंत्रणा मंत्रणा है, जैसे विद्यार्थन विद्यार्थी विद्यार्थिनो विद्यार्थिना। तो इस तरह से बहुतेरे शब्द हैं जो उस गण में आते हैं और उस गण में आने के कारण तद्वत रहते हैं, जैसे रूप संचालन उसमें होता है और जैसे उसकी प्रक्रिया होती है, सारी प्रक्रिया बस उसी तरह से संपन्न होती है। इसलिए आज ये एक प्रत्यय जो ऋणी है ये अधीत कराया गया, और उसमें एक मुख्य बात यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय अशुद्ध नहीं है। चार विकल्प रहेंगे, तो पहला रहेगा ऋण जिसमें यह अनुस्वार नहीं रहेगा, माने आधा कटा चंद्रमा अष्टमी तिथि का और ऊपर बिंदी, ये जिसमें रहेगी वही शुद्ध है। ज्यादातर उसके बिना ही शब्दों का प्रचलन है, तो इसलिए प्रत्यय लोग वैसे ही लिखते हैं। इसलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा और हायर एजुकेशन की परीक्षा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की परीक्षा में प्रतियोगी विशेष रूप से सावधान रहेंगे। तो इसलिए ये प्रत्यय है, इससे सामान्य जानकारियां ये हैं और इनके ये उदाहरण हैं, और पूर्ववर्ती प्रत्ययों से बराबर तुलनात्मक रूप से इसको देखते जाइए, एक एक प्रत्यय करके आते जाएंगे। अभी तो 50वां प्रत्यय संख्या में शेष है। इस तरह से व्याकरण का अध्ययन यहाँ बोर्ड पर हो रहा है, जबकि साहित्य आजकल 1 घंटे सवा घंटे की दर से 4 बजे रोज लाइव के रूप में हो रहा है। संस्कृत मंडलीकम नामक पेज पर, जो फेसबुक का पेज है उस पर इसी नाम का पेज बनाया गया है संस्कृत मंडलीकम, और हजारों की संख्या में लोग 4 बजे उसको देख रहे हैं। तो 4 बजे से हम बराबर उस पर लाइव हो रहे हैं, किंतु आजकल जो विषय उस पर चल रहे हैं वे विषय साहित्य के हैं। इसलिए व्याकरण अधीत करने के लिए आप यहाँ YouTube के माध्यम से देखें, जबकि साहित्य आदि विषय जो कि बिना बोर्ड के भी अधीत कराए जा सकते हैं, उनको आप फेसबुक के संस्कृत मंडलीकम नामक उस चैनल से उस पेज पर देखें।
तो जिस प्रकार की समस्या हो उस प्रकार से अपनी अपनी समस्याओं का निराकरण करें। अब आगे जिस प्रत्यय की चर्चा आएगी वह अगले दिन आपको बताई जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।